नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कराटे क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे आवेशन की विधियाँ। लास्ट वीडियो में हमने जो है तीनों मेथड आपके घर्षण विद्युत, चालन विद्युत और प्रेरण विद्युत, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीनों हम लोगों ने टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये वीडियो आप देख रहे हो, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो भी आप देखिए, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आप ये वीडियो देखिए। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको कुछ समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। तो देखिए, एक बार हम 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। घर्षण विद्युत में मैंने आपको पढ़ाया था कि ए और बी जो है दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों को अगर आपको फ्रिक्शन कराना है, कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स को किसके रूप में मिल जाता है, ऊर्जा के रूप में मिल जाता है। और जिस पदार्थ की या जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है वो ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो उस पर क्या चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव, यानी कि जिसका कार्यफलन कम होता है उस पर धनावेश और जिसका कार्यफलन अधिक होता है उसके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया था फ्रिक्शन में। इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए थे। जैसे वापस हम लोग 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लें कि अगर हम लोग अंबर या प्लास्टिक को ऊन से रगड़ते हैं तो अंबर या प्लास्टिक पर क्या जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज, और ऊन पर क्या आता है, पॉजिटिव। वहीं एबोनाइट की छड़ को हम लोगों ने बिल्ली की खाल से रगड़ा था, तो बिल्ली की खाल पर तो पॉजिटिव और एबोनाइट की छड़ पर क्या आया था, नेगेटिव आया था। वहीं अगर हम लोग बात करें कांच को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, कांच को अगर हम लोग घर्षित कराएं किससे, रेशम के कपड़े से, तो कांच पर क्या आया था, पॉजिटिव, और रेशम के कपड़े पर क्या आया था, नेगेटिव आवेश। इस तरीके से हम लोगों ने बात कर ली थी। ये आप एग्जांपल्स भी याद रखिएगा। और हमने बात किया था कि जैसे कंघे को अगर आप बालों से रगड़ते हो तो बालों पर तो क्या आता है, पॉजिटिव, और कंघे पर क्या आता है, नेगेटिव। ये सब हमने पढ़ लिया था कि इसमें घर्षण विद्युत में, यानी कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में। सेकंड हमने पढ़ा चालन विद्युत, यानी कि एक आवेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु है, एक आवेशित वस्तु, एक अनावेशित वस्तु। एक तो है आपका चार्जिंग ऑब्जेक्ट और एक है आपका नॉन चार्जिंग ऑब्जेक्ट। दोनों को क्या करोगे, स्पर्श कराओगे, यानी कि कांटेक्ट में लाओगे। तो क्या, और कांटेक्ट में लाने के बाद में अगर आप इनको अलग अलग करोगे तो इन पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाता है। यानी कि जो अनावेशित या नॉन चार्जिंग जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी क्या हो जाता है, आपका चार्ज हो जाता है, यानी कि उस पर के ऊपर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको मैं डिटेल में जो है लास्ट वीडियो में आपको दिखा के आ चुका हूँ, पढ़ा के आ चुका हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले पीछे वाला वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो वहां पर मैंने इसको डिटेल में आपको पढ़ा दिया कि किस तरीके से इन दोनों पर चार्ज आता है। अच्छा, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, ये पॉजिटिव है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है आवेशित, और ये हमारा अनावेशित है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज आएगा, तो सर ये तो पहले से पॉजिटिव है ही, बिल्कुल, इस पर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसके समान प्रकृति का आवेश इसके ऊपर जनरेट या उत्पन्न होता है। अगर ये नेगेटिव आवेशित होता तो अनावेशित जो वस्तु है उसके ऊपर भी कैसा आवेश आता, नेगेटिव आता, यानी कि सजातीय प्रकृति का। दूसरी बात, जो फ्रिक्शन के थ्रू हम लोग करते हैं, दोनों वस्तुओं को क्या लेके आते हैं, कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, यानी कि दोनों को स्पर्श कराते हैं। और चालन विद्युत में भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं को, यानी कि एक तो चार्जिंग और एक नॉन चार्जिंग जो ऑब्जेक्ट है, दोनों को स्पर्श कराते हैं। तो ये इन दोनों मेथड के अंदर वस्तुओं को स्पर्श कराना पड़ता है। अच्छा, इस चालन विद्युत में हमने और क्या पढ़ा, चालन विद्युत में हमने एक चीज और पढ़ी कि जैसे स्थिर विद्युत की मैंने आपको ये पढ़ाया अभी लास्ट वीडियो में, कि जैसे हाई पोटेंशियल एक ऑब्जेक्ट है और एक लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट है, दोनों को अगर हम लोगों ने किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दिया, अगर किसी चालक तार के द्वारा हम लोगों ने इनको जोड़ दिया है, तो क्या होगा, पॉजिटिव आवेश का फ्लो होगा, किससे, उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले की ओर, यानी कि हाई पोटेंशियल जो ऑब्जेक्ट है वहां से लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की तरफ, लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, आवेश का क्या होगा, फ्लो होगा, या धनावेश का प्रवाह होगा। तो जहां पर विभव देखा जाता है या पोटेंशियल देखा जाता है कि हाई पोटेंशियल पर कौन है और लो पोटेंशियल पर कौन सा ऑब्जेक्ट है। हाई पोटेंशियल ऑब्जेक्ट से लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की तरफ, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर जब तक आवेश का प्रवाह या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का विभव या पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ये हमने सीख लिया था। अच्छा, तो इस पर बेस जैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि स्थिर विद्युत की में, ध्यान से सुनिएगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत की में आवेश के समतुल्य ऊष्मागतिकी में भौतिक राशि बताइए। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, स्थिर विद्युत की में
आवेश के समतुल्य ऊष्मागतिकी में भौतिक राशि का नाम बताइए। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम चार्ज का होता है, जो काम आवेश का होता है, इसके जैसी क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी होती है, ऊष्मागतिकी में कौन सी होती है। तो ऊष्मागतिकी के बारे में आप ये देखिए, 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि मान लीजिए एक तो जो वस्तु है उच्च ताप पर है, जैसे यहाँ पर हाई पोटेंशियल पर है, वैसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर है। यानी कि एक तो उच्च ताप पर है और एक आपकी जो है वो निम्न ताप पर है, निम्न ताप पर है, यानी कि लो टेम्परेचर पर है। तो यहाँ फ्लो होता है ऊष्मा का, यहाँ पर किसका फ्लो होता है, ऊष्मा का या हीट का फ्लो होता है। और कब तक होता है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसका फ्लो होता है, चार्ज का, यानी कि आवेश का। थर्मोडायनेमिक्स में या ऊष्मागतिकी में किसका फ्लो होता है, ऊष्मा का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए स्थिर विद्युतकी में आवेश के समतुल्य ऊष्मागतिकी में कौन सी भौतिक राशि होती है, तो क्या बताओगे, ऊष्मा, यानी कि हीट। चार्ज के जैसा काम किसका होता है, हीट का होता है। ध्यान रखना टेम्परेचर का नहीं होता। टेम्परेचर किसकी तरह कार्य करता है, पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर उच्च विभव वैसे यहाँ पर उच्च ताप, यानी कि यहाँ पर जो है हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हाई टेम्परेचर। तो विभव जो है वो किसके, ताप के समतुल्य राशि है। यानी कि विभव के स्थिर विद्युतकी में विभव के समतुल्य राशि अगर पूछी जाए तो क्या बताओगे, टेम्परेचर यानी कि ताप। और स्थिर विद्युतकी में आवेश के समतुल्य राशि अगर पूछी जाए तो क्या बताओगे, हीट यानी कि ऊष्मा। और वैसे ही होता है आपका तरल यांत्रिकी में। ऐसे क्या होता है तरल यांत्रिकी में, मान लो एक पानी की टंकी है, एक क्या है, पानी की टंकी है जिसमें पानी का तल क्या है, ज्यादा है, यानी कि पूरी भरी हुई है। अच्छा, और उसी तल पर आपके पास हमने देखा कि दूसरी पानी की टंकी है जिसमें पानी का तल क्या है, कम है। अगर दोनों में एक पाइप डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, एक पाइप डाल दिया जाए, तो आप लोग खुद देखोगे कि तरल का या द्रव का प्रभाव कहां से कहां की ओर होगा। तो द्रव का प्रभाव होगा उच्च तल वाली टंकी से, जहां पर द्रव का तल ज्यादा है या पानी का तल जिसमें ज्यादा है, उस टंकी से जहां पर पानी का तल कम है, उस टंकी की ओर द्रव का प्रभाव होगा या पानी का प्रवाह होगा। तो यहां पर किसका प्रभाव होता है, प्रवाह यानी कि फ्लो, किसका फ्लो होता है, द्रव का। अच्छा, और यहां हम लोग देखते गए हैं कि किसका लेवल, जो द्रव का या लिक्विड है उसका लेवल किस टंकी में ज्यादा है। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी आपसे एक आध नंबर में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि ऊष्मागतिकी, उल्टा पूछ ले, ऊष्मागतिकी में ऊष्मा के समतुल्य स्थिर विद्युतकी में कौन सी राशि होती है, तो क्या बताओगे, आवेश। अच्छा, ऊष्मागतिकी में ताप के समतुल्य स्थिर विद्युतकी में कौन सी राशि होती है, तो क्या बताओगे, पोटेंशियल यानी कि विभव। क्लियर है आप लोगों को ये, ठीक। तो देखिए आगे थर्ड हमने पढ़ा क्या, प्रेरण विद्युत। ये भी मैं आपको जो है लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा के आ चुका। तो उन वीडियोस को आप देखिएगा और पहले समझिएगा, तब आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में आपको छोटा सा रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, प्रेरण विद्युत। प्रेरण विद्युत में हमने क्या, इंडक्शन मेथड के थ्रू जो चार्जिंग किया था उसमें, मान लीजिए कोई चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, कैपिटल है, बिल्कुल, जो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। एक अनावेशित यानी कि नॉन चार्जिंग ऑब्जेक्ट है बी, अगर इसके पास में लेकर के आऊंगा, ध्यान रखिए पास में लेकर के आ रहा हूं, टच नहीं करा रहा। इन दोनों मेथड्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्ट्स को टच किया था, स्पर्श कराया था, लेकिन यहां पर मैं इनको टच नहीं कर रहा, इनको स्पर्श नहीं कराते हैं। तो प्रेरण विद्युत एक ऐसी विधि है या इंडक्शन चार्जिंग मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं किया जाता, या विदाउट टचिंग आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो या आवेशित कर सकते हो। अच्छा, ए ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिवली चार्ज उसको बी के पास में लेकर के आया, बिल्कुल लेकर के आया, तो क्या हुआ कि ए में के जो पॉजिटिव है उसने बी में से नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, और जो पॉजिटिव या सेम नेचर है उनको अपोजिट। इस तरीके से जो नॉन चार्जिंग ऑब्जेक्ट था बी, उसकी एक पार्ट पर तो नेगेटिव आ गया और अपोजिट पार्ट पर क्या आ गया, सेम नेचर चार्ज। इस पर पॉजिटिव है तो अपोजिट वाले पे सेम नेचर और इधर वाले पे अपोजिट नेचर या विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया। तो इधर नेगेटिव, इधर क्या गया, पॉजिटिव। इसके बाद में मैंने क्या किया कि बी जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने भूसंपर्कित कर दिया। तो भूसंपर्कित के थ्रू क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इसके पॉजिटिव को खत्म कर दिया। पृथ्वी से या अर्थ से इलेक्ट्रॉन गए और उन्होंने किसको खत्म कर दिया, बी ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव को। तो वहां पर कौन रह गया, ओनली नेगेटिव रह गया। इसके बाद मैंने क्या किया, ए ऑब्जेक्ट को अगर मैं हटा दूंगा तो बी ऑब्जेक्ट पर ये नेगेटिव चार्ज जो इस प्लेट पर था ये पूरा इसके ऊपर फैल जाएगा। इस तरीके से जो बी था आपका नॉन चार्जिंग था, अनावेशित था, इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। कैसा आ गया, नेगेटिव। यानी कि हम लोग अगर इसके पास पॉजिटिव वाला कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आए थे या गोला लेकर के आए थे तो इस पर कैसा आता है, बी पर नेगेटिव आया था। अगर मैं नेगेटिव वाला गोला लेकर के आ रखा होता तो इस पर कैसा आ जाता, पॉजिटिव आ जाता। तो ये अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट करता है पास वाले
ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो देखिए कितना आवेश जनरेट करता है। अगर ये आपसे पूछा जाए तो इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज यानी कि प्रेरित आवेश बराबर प्लस माइनस मूल आवेश, मूल आवेश यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट पर हम लोग कितना आवेश लेकर के चले हैं, Q, ठीक है। मूल आवेश ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक है। ये जो भी बी है, ये पदार्थ कौन सा है, धातु है या कांच है, लकड़ी है, क्या है, जो भी आपका उसका पराविद्युतांक हो जाएगा, क्लियर, यानी कि उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता हो जाएगी। तो प्रेरित आवेश, प्रेरित कितना आवेश जनरेट किया हमने, मान लिया Q डैश, और ए ऑब्जेक्ट पर क्या आवेश था, Q था, तो Q डैश का मान Q के रूप में क्या होगा, तो Q डैश का मान होगा प्लस माइनस Q यानी कि मूल आवेश और 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडक्शन मेथड में या प्रेरण विद्युत में कितना आवेश प्रेरित होता है, तो Q डैश बराबर या प्रेरित आवेश बराबर प्लस माइनस Q यानी कि मूल आवेश 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको मैं अगले वीडियो में जो है बता दूंगा किसके लिए कितनी होती है, उसकी टेबल में आपको बता दूंगा, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं एक बात करूं छोटा सा, कि अगर ये बी ऑब्जेक्ट जो है वो धातु होता, अगर इसके पास में हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेकर के आए पॉजिटिव ये वाला, और बी जो है वो क्या है, धातु है, तो धातु के लिए अगर मैं ये कर रखा होता या मेटल्स के लिए अगर मैं ये कर रखा होता तो कितना चार्ज जनरेट होगा, ये अगर आपसे पूछा जाता। तो देखिए धातुओं के लिए, किसके लिए, धातुओं के लिए अगर मैं मेटल्स के लिए इंडक्शन मेथड अप्लाई कर रहा होता फॉर मेटल्स, तो मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, आप याद रखना, ऑल मेटल्स के लिए जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं उन सब के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत होता है, यानी कि माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है धातुओं के लिए, मेटल्स के लिए अनंत होती है। पूछा गया था एक बार राजस्थान बोर्ड के अंदर ही कि तांबे का, राजस्थान बोर्ड में पूछा गया था तांबे का पराविद्युतांक कितना होता है, तांबे का पराविद्युतांक कितना होता है, राजस्थान बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ईयर मुझे याद नहीं है किस समय पूछा था, लेकिन पूछा जरूर है, तांबे का पराविद्युतांक कितना होता है। तो तांबा क्या है, धातु, तो क्या बताओगे आप, अनंत। तो तांबे का पराविद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। तो आप याद रखिएगा सभी धातुओं के लिए पराविद्युतांक अनंत होता है। अगर मैं अनंत धातुओं के लिए प्रेरित आवेश का मान निकालना होता तो कितना आता, सब प्रेरित आवेश Q डैश इक्वल टू प्लस माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना हो गया, अनंत हो गया। Q डैश यानी प्रेरित आवेश बराबर प्लस माइनस Q यानी कि मूल आवेश 1 माइनस, अगर मैं एक में अनंत का भाग देता हूं तो कितना आता है, 0, तो यहां पर कितना आएगा, 0 आएगा। Q डैश इक्वल टू प्लस माइनस Q को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Q आएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि धातुओं के लिए प्रेरित आवेश का मान मूल आवेश के मान के क्या होता है, बराबर होता है। केवल धातुओं के लिए ही ये कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि धातुओं के लिए ही प्रेरित आवेश का मान इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू किसके बराबर होती है, मूल आवेश के बराबर होती है, मूल आवेश के बराबर होती है। लेकिन नेचर जो होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है। प्रेरित आवेश का मान मूल आवेश के मान के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन नेचर क्या होता है, अपोजिट। अगर आपका मूल चार्ज नेगेटिव है तो प्रेरित आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर आपका मूल आवेश पॉजिटिव है तो प्रेरित आवेश कैसा होगा, नेगेटिव। ये मैं आपको बता के आ चुका। जैसे इस पर ए पर हम पॉजिटिव लेकर चले तो बी पर क्या आया था, नेगेटिव आया था। अगर हम लोग ए ऑब्जेक्ट पर जो है नेगेटिव लेकर के चलते तो बी पर क्या आता, पॉजिटिव आता, यानी कि अपोजिट नेचर चार्ज आता है। तो क्लियर है आपको आवेशन की विधियां। स्टूडेंट्स, आवेश मापन के यंत्र या आवेश को किन उपकरणों के द्वारा मापा जा सकता है उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नाम आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप लोग नाम याद रखिएगा कि किसी वस्तु पर आवेश को किन किन उपकरणों से नापा जा सकता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर, प्रक्षेप धारामापी, 4 उपकरण जिनकी सहायता से आप किसी वस्तु पर आवेश का मापन या उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए हमारे सिलेबस में क्या है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। फर्स्ट जो है आपका स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से आप किसी वस्तु पर या किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रकृति और ये अंदाजा लगाया जा सकता है, प्रकृति का पता लगाया जा सकता है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है
कि इसके ऊपर धनावेश है या इसके ऊपर ऋणावेश है। तो यानी कि एक तरीके से आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, लेकिन उसके मान का पता नहीं लगाया जा सकता कि एक्चुअल उस वस्तु पर आवेश कितना है। तो देखिए टॉपिक में हमारे क्या, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। क्या होता है स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी? अगर इसकी बनावट की अगर आप बात करोगे, परिपथ चित्र आपको बोर्ड पर दिखाया गया है, इसका बना दिया गया है पहले ही। अच्छा, बनावट की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या होती है इसकी बनावट? तो बनावट आप लोगों को जो डायग्राम दिख रहा है उसी को आप बोल दीजिए। किस तरीके से? स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी में कांच का एक जार होता है, कैपिटल जी, कांच का है, क्या होता है, एक जार होता है। बहुत बढ़िया। इस कांच के जार पर अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ जैसे रबड़ हो गया का ढक्कन लगा रहता है। अचालक पदार्थ का क्या लगा रहता है? इसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है। इस ढक्कन के बीच में से ही इसमें एक धातु की छड़ लगाई जाती है। इसमें से क्या निकाली जाती है? एक धातु की छड़ निकाली जाती है। क्या? कैपिटल आर जिसे डिनोट किया गया है, कैपिटल आर से डिनोट किया गया है। धातु की छड़ आर लगाई जाती है। छड़ के निचले सिरे पर, कांच के जार में छड़ के निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्रियां होती हैं। दो क्या होती हैं? सोने की पत्तियां होती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण पत्ती। क्यों काम में ली जाती है ये स्वर्ण पत्ती? तो एक बात समझिए कि स्वर्ण पत्री जो होती है वो अत्यधिक संवेदी होती है। अत्यधिक संवेदी का मतलब है कि इनके ऊपर अच्छे चालक होती है और इनके ऊपर थोड़ा सा भी अगर आवेश आ जाता है, थोड़ा सा भी अगर इनके ऊपर आवेश आ जाता है तो ये विद्युत बल का अनुभव कर लेती है। ठीक है, इसलिए स्वर्ण पत्री यहाँ पर काम में ली जाती है, क्योंकि ये अल्प आवेश आने पर भी विद्युत बल का अनुभव कर लेती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव कर लेती है। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि क्या होगा इनमें कि या तो रिपल्सन या अट्रैक्शन, छोटा सा अल्प रूप से आवेश आ जाने पर भी ये क्या कर लेती है? आवेश का अनुभव कर लेती है, इसलिए स्वर्ण पत्री काम में ली गई। अच्छा, और जो धातु की छड़ है उसके ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती कैपिटल डी लगाई जाती है। तो ये आप स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की क्या याद कर लोगे? बनावट। बनावट में क्या बोलोगे? स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी कांच का बना हुआ एक जार होता है जिस पर अचालक पदार्थ का रबड़ या कॉर्क का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, ढक्कन से होकर के एक धातु की छड़ कैपिटल आर निकाली जाती है जिसके निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्री एल लगी रहती है। अच्छा, धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती डी लगी होती है, बता दोगे। और स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए दो टिन की पत्तियां स्वर्ण पत्रियों के सामने लगा दी जाती है। ये जो स्वर्ण पत्रियां हैं इनके सामने क्या लगा दी जाती है? टिन की पत्तियां एफ लगा दी जाती हैं। तो ये आप इसकी बनावट में लिख दोगे। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ें क्या इसकी कार्यविधि होती है, किस तरीके से यह आवेश का किसी वस्तु पर अनुभव करता है या पता लगाता है कि किसी वस्तु पर कौन सा आवेश है। तो देखिए, अगर इस धातु की चकती के पास, ये जो धातु की चकती है इसके पास में अगर एक छड़ ला दी जाए, अगर एक आवेशित छड़ लेकर के आए, मान लीजिए हम लोग धनावेशित छड़ लेकर के आए, कोई आवेशित अगर हम लोग छड़ लेकर के आते हैं और इसे स्पर्श कराते हैं, ध्यान रखिए क्या कराते हैं? इससे स्पर्श कराते हैं। स्पर्श अगर हम लोगों ने करा दिया तो चालन विद्युत के कारण धातु की चकती से होकर के इस छड़ पर क्या आ जाता है? सजातीय समान प्रकृति का आवेश आ जाता है, जिससे इस स्वर्ण पत्री पर प्लस और इस पर भी क्या आ जाता है? सजातीय आवेश आ जाता है, जिससे ये पत्रियां एक दूसरे से क्या होती है? दूर हटती है। भाई इस पर पॉजिटिव आ गया और इस पर भी क्या गया? पॉजिटिव, तो क्या होगा? सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करेंगी, यानी कि ये दोनों जो पत्तियां होती हैं इन पर सजातीय आवेश आ जाने के कारण, इन पर सजातीय आवेश आ जाने के कारण ये एक दूसरे से दूर हट जाती है। क्लियर? जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस पर क्या था? आवेश था। अगर आप कोई छड़ लेकर के आते हो, जैसे आपको अगर मालूम भी नहीं होता कि इसके ऊपर क्या है, कोई आवेश है, एक बार ये देखिए
कि अगर मान लो कि इसके ऊपर आपको मालूम नहीं है किसी छड़ के ऊपर आवेश है या नहीं है, आपको चेक करना है, तो अगर आप इस छड़ को लेकर के आते और इसे स्पर्श कराते, अगर ये पत्तियां दूर हट जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या है, आवेशित है। इस तरीके से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कैसी है, आवेशित है। ठीक, एक बार आपने आवेशित कर दी, बिल्कुल ये आपका आवेशित हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। अच्छा, अब अगर इसके पास में एक दूसरी छड़ लाई जाए, एक अन्य छड़ लाई जाए, ठीक, और इसे स्पर्श कराया जाए, तो अगर आप देखोगे कि यदि ये दोनों, दो स्थिति आपको मिलेंगी, कौन कौन सी, देखिए, यदि ये दोनों पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित और कर रही है, यानी पहले तो प्रतिकर्षित हो रही थी, अगर इनके बीच का जो गैप है और अधिक बढ़ जाता है, इनके बीच का गैप क्या हो जाता है, और अधिक बढ़ जाता है, तो आप क्या मानोगे कि ये जो आप छड़ लेकर के आए हो, इस पर इस धातु की छड़ के समान ही आवेश है। अगर इन पत्तियों के बीच का गैप और अधिक बढ़ जाता है, इस दूसरी छड़ को अगर हम लोग इसके संपर्क में लाते हैं और ये पाते हैं कि इन पत्तियों के बीच का गैप और अधिक बढ़ जाता है, तो आप अनुमान लगाइएगा, तो आप बता सकते हो कि इस वाली छड़ पर जो हम लोग लेकर के आए हैं, इस पर इसके सजातीय आवेश ही है। यानी कि अगर छड़ पर पहले से प्लस आवेश है और आप ये छड़ लाने पर, दूसरी छड़ लाने पर अगर पत्तियां प्रतिकर्षित होती हैं, इनके बीच का गैप और अधिक बढ़ जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि ये भी कैसा है, धनावेशित है। और अगर ये छड़ लाने पर ये घटना होती कि इन पत्तियों के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता, इन पत्तियों के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाता, पहले की तुलना में कम हो जाता, पहले की तुलना में, जैसे पहले इधर था तो अब क्या हो गया, कम हो गया, कम हो जाता, तो आप ये बता सकते हो कि ये जो हम छड़ लेकर के आए हैं, इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश है, धातु की छड़ के विपरीत प्रकृति का आवेश है। यानी कि अगर इस पर पहले से पॉजिटिव है और अगर इस छड़ को लाने पर ये सिकुड़ जाती है, ये पत्तियां जो है पास पास आ जाती हैं, तो आप बोलोगे कि जो हम लोग छड़ लेकर के आए हैं दूसरी, उस पर नेगेटिव या विपरीत प्रकृति का आवेश है। इस तरीके से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि जो छड़ हम लोग लेकर के आ रहे हैं वो सजातीय आवेशित है या विजातीय आवेशित है, या उस पर किस प्रकार की प्रकृति का आवेश है। यही क्या है आपका स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। स्टेट बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से ये जो टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या थोड़ा अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्या कि इसके आने के चांस रहते हैं 1 या 2 नंबर के अंदर, कि स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी को चित्र सहित इसकी कार्यविधि समझाइए। तो आप समझा सकते हो, बनावट मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन आपको पता लग ही गया, और किस तरीके से कार्य करता है वो भी आपको मालूम पड़ ही गया। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो भी पढ़ा आवेशन की विधियां या चार्ज से रिलेटेड जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उनके ऊपर 4 क्वेश्चंस आपको बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या एक आवेशित वस्तु, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन चार्जेबल ऑब्जेक्ट है, तो क्या इनमें अट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता, कंडीशन है या नहीं है। अच्छा, सेकंड, बादलों पर आवेश के आने का मूल कारण क्या होता है? यानी कि हमने जो चार्जिंग मेथड 3 पढ़े थे आपको, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन, घर्षण विद्युत और चालन विद्युत, प्रेरण विद्युत। तो तीनों में से आपको बताना है कि बादलों पर आवेश के आने का मूल कारण या तीनों विधियां जो है उनमें से कौन सी विधि के द्वारा बादलों पर आवेश आता है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं, ठीक है। अच्छा, किन्हीं 2 चालक गोलों ए और बी, 2 चालक गोले हैं ए और बी, जिन पर आवेश क्रमशः -5 माइक्रोकुलाम और दूसरे पर है +15 माइक्रोकुलाम, इन्हें स्पर्श कराकर, दोनों चालक गोलों को जिन पर आवेश आपको दिए हुए हैं, स्पर्श कराकर पुनः पृथक करने पर, वापस आपको अलग करने पर आवेश की इनके ऊपर क्या करनी है, आपको गणना करनी है, ठीक है, कि स्पर्श कराकर अलग करोगे तो कितना आवेश उनके ऊपर आएगा। दूसरी बात आपको क्या बताना है कि स्पर्श करने से पूर्व, यानी कि स्पर्श कराने से पहले और स्पर्श कराने के पश्चात, यानी कि बाद में, गोलों पर विद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसकी प्रकृति क्या होगी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स 10th लेवल पर आप लोग स्वयं जानते हो कि किस तरीके से
चार्ज के अंदर या आवेशों के अंदर जो है विद्युत बल लगता है। सेम नेचर चार्ज यानी कि सजातीय आवेशों के मध्य रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग आवेशों के मध्य या विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो आपको बताना है कि स्पर्श कराने से पहले चालक गोले ए और बी के अंदर कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, सॉरी अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सन फोर्स है, आपको ये बताना है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, और एक आपको स्पर्श कराने के बाद में बताना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर 8.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम ऋणावेश उत्पन्न होता है। यानी कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से अगर आप रगड़ते हो तो एबोनाइट की छड़ पर 8.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है, तो इतने नेगेटिव चार्ज अगर जनरेट हुआ है तो छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है, और साथ में आपको बताना है कि छड़ के द्रव्यमान में भी कितनी वृद्धि हुई है। यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ मास आपको बताना है कि अब जो एबोनाइट की छड़ है उसके मास में कितना इंक्रीमेंट हुआ है या कितनी वृद्धि हुई है, और साथ ही बता रहे हैं कि उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉनों का ऐड हुआ है। तो आपको 4 क्वेश्चंस बोर्ड पे दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चंस को आप पढ़िए, चारों क्वेश्चंस का आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हमारा जो है चार्ज से रिलेटेड टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो किस पर आएगा, कूलम्ब्स लॉ पर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, और बहुत समझने वाला टॉपिक है, बहुत सारे उसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्लास कूलम्ब्स लॉ पर होगी, तो देखते रहिए कैरेंटिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और पढ़ते रहिए 12th क्लास की फिजिक्स, और चैप्टर नंबर 1 अभी चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।